भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। त्रिपुरा में है। पंचायती राज व्यवस्था 1992 के 37वें संशोधन में पेश की गई थी। त्रिपुरा में पंचायती राज व्यवस्था है। भारत में पंचायती राज अब प्रशासन की एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जिसमें ग्राम पंचायतें स्थानीय प्रशासन की बुनियादी इकाई है। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली नागालैंड, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेश में मौजूद है। भारत में त्रिपुरा राज्य में पंचायती राज व्यवस्था है। वर्तमान में त्रिपुरा में 4 जिला परिषद, 23 पंचायत समितियां, 513 ग्राम पंचायत कार्यरत हैं। भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार त्रिपुरा पंचायत अधिनियम 1993 को राज्य की पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली शुरू करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था। पंचायती राज शहरी और उपनगरीय नगर पालिकाओं के विपरीत ग्रामीण भारत में गांवों की स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। इसमें पंचायती राज संस्थाएं शामिल हैं, जिसके माध्यम से गांव की स्वशासन का एहसास होता है। पंचायती प्रणाली में ग्राम स्तर ग्राम पंचायत, गांव के समूह ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर जिला पंचायत शामिल है। त्रिपुरा में त्रिस्तरीय पंचायतें, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की गई, ताकि पंचायत राज संस्थाएं अपनी सरकारी संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें। राज्य कृषि विभाग द्वारा कौन सा मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है? कृषि चिंतन। किसानों की समस्या के समाधान के लिए कृषि सूचना केंद्र और किसान कॉल सेंटर की व्यवस्था किसानों की तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए, कृषि की नवीनतम तकनीकों को फैलाने और किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कृषि चिंतन का नाम का एक मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया गया है। कृषि दर्शन, यह एक भारतीय टेलीविजन कार्यक्रम है जो दूरदर्शन पर प्रसारित होता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी प्रदान करना है। इसका दूरदर्शन पर प्रसारण 26 जनवरी 1967 को शुरू किया गया था। यह भारतीय टेलीविजन पर सबसे लंबे समय तक चलने वाले कार्यक्रमों में से एक है। कृषि विज्ञान, इसके तहत कृषि वैज्ञानिक फसलों और जानवरों का अध्ययन करते हैं और उनकी मात्रा और गुणवत्ता में सुधार करते हैं। उनमें में से क्या एक ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है? परिवारवाद, गतिशीलता, कृत्रिमता, तार्किकता। परिवारवाद। ग्रामीण जीवन की विशेषताएं। भारतीय ग्रामीण जीवन सादगी और प्राकृतिक सुंदरता का भंडार है। भारतीय गांवों के निवासियों के लिए कृषि आय का मुख्य स्रोत है। कुछ लोग पशुपालन से और कुछ कुटीर उद्योग से अपना जीवन यापन करते हैं। कठोर परिश्रम, सरल स्वभाव और उदार हृदय ग्रामीण जीवन के लक्ष्य हैं। प्रकृति पर निर्भरता के साथ साथ इनका प्रकृति से भी घनिष्ठ संबंध है। वे प्रकृति के करीब रहते हैं। आकार छोटा होने की वजह से सभी एक दूसरे को निजी तौर पर जानते हैं। प्राथमिक संबंध ग्रामीण समुदाय में प्रबल होते हैं और उनके साथ घनिष्ठ और प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माटी कला बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? सन 2018 में। अक्टूबर सन 2021 में लखनऊ के खादी भवन में दिवाली से पहले मिट्टी के उत्पादों की एक प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। प्रदर्शनी का नाम माटी कला था। प्रदर्शनी का आयोजन 9 स्थापित बोर्ड माटी कला बोर्ड द्वारा किया जाता था। माटी कला बोर्ड की स्थापना जुलाई सन 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। यह मिट्टी के उत्पादों को प्रोत्साहित करने और प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग को कम करने के लिए किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद प्रदर्शनी का दौरा किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिट्टी कला के क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए माटी कला बोर्ड को 10 करोड़ रुपए आवंटित किए। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार, पंचायती राज, एबी राज्य सरकार। राज्य सरकार फंड। इंग्लिश क्वेश्चन 1 2 है। भूमि सुधार का कार्यान्वयन
यह राज्य का विषय है, इसलिए यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वे भूमि संबंधों के लिए अधिक अनुकूल व्यवस्था करें। केवल राज्य विधायिकाओं के पास भूमि सुधार कानूनों को लागू करने की शक्ति है। हालांकि केंद्र सरकार ने सामाजिक और आर्थिक नियोजन में अपनी संवैधानिक भूमिका के आधार पर भूमि नीति में एक महत्वपूर्ण सलाह और वित्तीय भूमिका निभाई है। जहां तक केंद्र सरकार के प्रभाव का सवाल है, गॉडगिल फार्मूला के तहत राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता देने में भूमि सुधारों को अधिक महत्व दिया जा सकता है। गॉडगिल फार्मूला: पंचायती राज संस्थान पंचायती राज शहरी और उपनगरीय नगर पालिकाओं के विपरीत ग्रामीण भारत में गांवों की स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। इसमें पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआई) शामिल है। इसके माध्यम से गांवों की स्वशासन का एहसास होता है। आर्थिक विकास: सामाजिक न्याय को मजबूत करने और 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध उन 29 विषयों सहित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की कार्यान्वयन का काम सौंपा गया है। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित संविधान का खंड निर्धारित करता है कि 2 मिलियन से अधिक निवासियों वाले राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में पंचायती राज स्तरीय स्थानों के 3 स्तर हों: जिला स्तर पर जिला परिषद और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर गांव पंचायत। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है? सभी। संचारी व असंचारी रोगों की रोकथाम, मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना, जनसंख्या नियंत्रण। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना भारत सरकार द्वारा देश की ग्रामीण आबादी को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए की गई थी। मिशन की स्थापना देश की स्वास्थ्य प्रणाली और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लक्ष्य के साथ की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल सन 2005 को प्रारंभ किया गया था। NRHM केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की स्थापना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एक उप मिशन के रूप में, साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एक अन्य उप मिशन के रूप में स्थापित करने को 1 मई सन 2013 को एक निर्णय में मंजूरी दी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM का उद्देश्य एक अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण करना, जो सामाजिक और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना सन 2007 और सन 2012 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, महिलाओं के स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, पेयजल, सफाई और स्वच्छता, पोषण और सार्वभौमिक टीकाकरण जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच बनाना, संचारी और गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण करना, जनसंख्या स्थिरीकरण, लिंग और जनसांख्यिकी संतुलन बनाना, एकीकृत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बनाना, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ा देना। किस जनजाति की वाणी में कर्कशता अधिक होती है? खरवार। स्थानीयता का प्रभाव: विभिन्न स्थानों में रहने वाले खरवारों की भाषा और बोली में परिलक्षित होता है। इनकी वाणी में कर्कशता अधिक देखने को मिलती है और ये किसी भी शब्द को उच्चारण को अपनी ओर खींच लेते हैं। खरवार जनजाति: इस जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में निवास करते हैं। इनकी पारंपरिक आर्थिक गतिविधियों में कृषि, पशुपालन, शिकार आदि शामिल है। ये लोग कत्था का धंधा करते हैं। कत्था। थारू: यह जनजाति नेपाल और भारत की सीमा में लगे तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। वक्शा: यह जनजाति नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौंडी और देहरादून के क्षेत्रों में पाई जाती है। इनकी शारीरिक बनावट थारू जनजाति के समान। ये खुद को धरनगर के पवार वंश के राजपूतों का वंशज मानते हैं। वैगा: यह भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली एक जनजाति है। इनमें से किसने राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू की थी? महिला बाल विकास मंत्रालय। पोषण अभियान: राष्ट्रीय पोषण मिशन भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो विभिन्न
कार्यक्रमों जैसे कि आंगनबाड़ी सेवा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PMMY, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की किशोरवय महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वस्थ भारत मिशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय अभिसरण सुनिश्चित करता है। MNM का लक्ष्य 2017 से 18 से शुरू होने वाले अगले 3 वर्षों के लिए 0 से 6 वर्ष किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की से बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार करना है। राष्ट्रीय पोषण मिशन NNM की स्थापना 2017 से 18 से शुरू होने वाली 3 वर्ष के बजट में 9,046.17 करोड़ रुपए से की गई थी। NNM युद्ध स्तर पर देश में पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है। इसमें कुपोषण को दूर करने के लिए योगदान देने वाली विभिन्न योजनाओं का मानचित्रण शामिल होगी, जिसमें से एक बहुत मजबूत अभिसरण तंत्र, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहन करना, IT आधारित उपकरणों का उपयोग करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना शामिल है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रजिस्ट्रों को समाप्त करना और आंगनबाड़ी केंद्रों, सामाजिक अंकेक्षण, पोषण केंद्रों में बच्चों की ऊंचाई की माप शुरू करना, अन्य गतिविधियों के साथ पोषण पर उनकी भागीदारी के लिए जन आंदोलन के माध्यम से जनता को शामिल करना। पंचायती राज प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? राज्य, कस्बा, गांव, शहर। गांव। 1992 संविधान में 73वें संशोधन में भारत में पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ। पंचायती राज 5 अधिकारियों की परिषद, शहरी और उपनगरीय नगर पालिकाओं के विपरीत ग्रामीण भारत में गांवों की स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। पंचायती राज ग्राम स्तर पर सरकार का एक रूप है। यह प्रत्येक गांव अपनी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। संविधान के लिए एक दिशा निर्देशों के अंतर्गत पंचायतों के संबंध में देश के प्रत्येक राज्य के अपने अपने कानून हैं। विचार लोगों को भाग लेना और अपनी आवाज़ उठाने के लिए अधिक से अधिक स्थान प्रदान करना। हर ग्राम पंचायत के वार्डों में यानी छोटे क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक वार्ड एक प्रतिनिधि का चुनाव करता है, जिसे वार्ड सदस्य पंच के रूप में जाना जाता है। ग्राम सभा के सभी सदस्य एक सरपंच का चुनाव भी करते हैं, जो पंचायत अध्यक्ष होता है। वार्ड पंच और सरपंच ग्राम पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव 5 साल के लिए होता है। निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। चैती, कजरी, रसिया, सोहर। रसिया। चैती मौसमी गीत है। चैती मौसमी गीत है। कजरी विवाह एवं मौसमी गीत है। कजरी विवाह एवं मौसमी गीत है। रसिया ब्रज का लोकगीत है। सोहर संस्कार गीत है। चैती मौसमी गीत चैती चैत के महीने में गाया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्च और अप्रैल में पड़ता है। यह निश्चित रूप से एक मौसमी विशिष्ट गीत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े पैमाने पर कृषि प्रधान समाज में इस मौसम का बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके लिए फसल का मौसम है। और जो भी त्योहारों के लिए विशिष्ट गीत और नृत्य अनिवार्य है। रंग का हिंदू त्योहार जिसे होली कहा जाता है, इसी मौसम में आता है। यही कारण है कि कई चैती गीतों में होली का उल्लेख है। कजरी विवाह और मौसमी संगीत। कजरी अवधी शब्द कजरा या कोहल से व्युत्पन्न अर्ध शास्त्रीय गायन की एक शैली है, जो भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न हुई है, जो उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है। इसका उपयोग अक्सर अपने प्रेमी के लिए एक युवती की लालसा का वर्णन करने के लिए किया जाता है, क्योंकि गर्मियों के आसमान में काले मानसून के मेघ आच्छादित होते हैं और शैली विशेष रूप से वर्षा के मौसम में लगाई जाती है। कजरी लोकगीत भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से संबंधित
होने के साथ साथ विवाह और मौसमी संगीत है। रसिया ब्रज लोकगीत। रसिया उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में भारतीय लोक संगीत की एक लोकप्रिय शैली है। रसिया की शैली कई प्रकार होते हैं, इसे विभिन्न संदर्भों में प्रदर्शित किया जाता है। रसिया शब्द एपिक्योर के लिए हिंदी शब्द जो पुरुषवाचक एवं स्वयं भगवान कृष्ण को संदर्भित करता है, जैसे कि गीतों में दर्शाया गया। सोहर संस्कार गीत। हमारे देश में संस्कृति की कोई कमी नहीं है, जीवन के हर पहलू से जुड़े अनुष्ठान हैं। कर्मकांडों से जुड़े गीतों पर नजर डालें तो हमें जन्म और विवाह के बारे में सबसे ज़्यादा गीत सुनने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में उपनयन संस्कार के गीत भी हमें मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के कबीरपंथियों में मृत्यु संस्कार के गीत पाए जाते हैं। जन्म संस्कार के समय गाए जाने वाले गीतों को सोहर गीत कहा जाता है। उपनयन संस्कार के गीतों को छत्तीसगढ़ में बरुआ गीत कहा जाता है। बरुआ। गाँव में भू राजस्व वसूली का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? गिरदवार, सरपंच, पटवारी, लेखपाल। पटवारी लेखपाल यह सरकारी अधिकारी है जो गांव में सभी प्रकार की भूमि का रिकॉर्ड रखता है। इसे ग्राम लेखाकार के रूप में भी जाना जाता है। यह सरकार और किसानों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। सरपंच यह ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। यह भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए ग्राम स्तर पर कानूनी संस्थान ग्राम पंचायत का प्रमुख है। सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तहसीलदार वह राजस्व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता है। गिरदावर यह राजस्व कर्मचारी है। आमतौर पर एक पटवारी को एक राजस्व गांव का प्रभार दिया जाता है, जबकि एक गिरदावर को एक से अधिक गांवों का प्रभार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में रतौल आम का उत्पादन किया जाता है? बागपत, मेरठ, प्रतापगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद क्षेत्र, कानपुर। बागपत और मेरठ। उत्तर प्रदेश से रतौल आम का उत्पादन बागपत व मेरठ जिले में होता है। आम का नाम रतौल उस गांव से पड़ा जहां इसकी उत्पत्ति हुई थी। रतौल गांव उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है। सन 2020-21 में प्रसिद्ध रतौल आम को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा भौगोलिक संकेत प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया, जीआई टैग। पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं खंड विकास अधिकारी द्वारा, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। पंचायत समिति भारत के एक मध्यवर्ती तहसील, तालुका, मंडल स्तर की ग्रामीण स्थानीय सरकार इकाई है। यह तहसील की बस्तियों से सेवा करता है, जिन्हें एक विकासखंड के रूप में एक साथ समूहीकृत किया जाता है। पंचायतों की पंचायत के रूप में जाना जाता है। पंचायत समिति के सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सदस्यों को 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुना जाता है। चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर होता है। राज्य चुनाव आयोग चुनावों का प्रभारी होता है। पंचायती राज संस्था में 3 स्तर होते हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला पंचायत। पंचायत समिति ग्राम पंचायत जिला परिषद के बीच की कड़ी है। पंचायती राज शहरी और उपनगरीय नगर पालिकाओं के विपरीत ग्रामीण भारत में गाँव की स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। इसमें पंचायती राज संस्थाएं शामिल हैं, जिसके माध्यम से गाँवों के स्वशासन का एहसास होता है। इन्हें आर्थिक विकास, सामाजिक अन्याय को मजबूत करने और 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध उन 29 विषयों सहित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित संविधान का खंड है। यदि एक पंचायत भंग कर दी जाती है तो चुनाव कितने समय के भीतर आयोजित किए जाते हैं? पंचायत विघटन की तारीख से 6 महीने। यदि किसी पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर चुनाव किए जाते हैं। भारत में पंचायती राज शब्द ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को दर्शाता है। यह बलवंत राय मेहता समिति की सलाह के बाद
स्थापित किया गया था, जिसे 1957 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसी समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत शासन जैसे ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, पंचायत समिति और जिला परिषद है। इस योजना के परिणाम स्वरूप 1959 में राजस्थान में पहली बार पंचायत प्रणाली शुरू की गई थी। इस प्रणाली में लोगों की भागीदारी की कमी देखी गई। इस विफलता को दूर करने के लिए अशोक मेहता समिति नामक एक नई समिति ने 1977 में 2 स्तरीय शासन योजना प्रदान की। 2 स्तरीय योजना जिला परिषद और मंडल पंचायत थी। इस पंचायती राज को 1992 में एक बड़े संवैधानिक संशोधन का सामना करना पड़ा, जिसने 3 स्तरीय प्रणाली को फिर से स्थापित किया। इस संशोधन में संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। भाग 9 को पंचायत से जोड़ा गया। 20 लाख से नीचे आबादी वाले राज्यों को छोड़कर इन संशोधन में गांव, मध्यवर्ती, मंडल, जिला स्तर पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली को शामिल किया गया। अनुच्छेद 243 बी पंचायत का गठन अनुच्छेद 243 से 243 ओ के तहत किया गया। पंचायती राज की अवधि अधिनियम में पंचायत के सभी स्तरों पर 5 वर्ष के कार्यकाल की व्यवस्था है। हालांकि पंचायत अपने कार्यकाल को पूरा होने से पहले ही भंग हो सकती है, लेकिन इन नई पंचायत का गठन करने के लिए नए चुनाव अपनी 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले पूरा होने चाहिए। विघटन के मामले में चुनाव इसके विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर होना चाहिए। किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के निर्माण की पहल की? लॉर्ड रिपन ने। भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास। भारत में स्थापित ग्राम समुदाय आदिकाल से ही सभाओं के रूप में विद्यमान थे। समय के साथ इन ग्राम निकायों ने पंचायतों का रूप ले लिया। इन पंचायतों ने ग्राम स्तर पर मुद्दों का समाधान किया। आधुनिक समय में 1882 के बाद निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाए गए थे। लॉर्ड रिपन, जो उस समय भारत के वायसराय थे, इन निकायों को बनाने की पहल की। इन्हें स्थानीय बोर्ड कहा गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 कई प्रांतों में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। यह प्रवृत्ति 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बाद भी जारी रही। पंचायतों को विकेंद्रीकरण और सहभागी लोकतंत्र के साधन के रूप में देखा जाता था। जब संविधान तैयार किया गया था, तब स्थानीय सरकार का विषय राज्यों को सौंपा गया था। देश में सभी सरकारों के लिए नीति निर्देशों में से एक के रूप में निर्देशक सिद्धांतों में भी इसका उल्लेख किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा होने के नाते संविधान का यह प्रावधान गैर न्यायिक और प्राथमिक रूप से सलाहकार था। 1992 में संसद द्वारा 73वें 74वें संवैधानिक संशोधन पारित किए गए। 73वां संवैधानिक ग्रामीण स्थानीय सरकारों के बारे में है। 74वें संशोधन में शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित प्रावधान किए गए। 73वां और 74वें का संशोधन 1993 में लागू किया। स्थानीय सरकार राज्य का विषय है। राज्य इस विषय पर अपने कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। लॉर्ड रिपन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन 1882। पहला कारखाना अधिनियम 1981। स्थानीय स्वशासन पर सरकारी संकल्प 1882। इल्बर्ट विल विवाह शिक्षा पर हंटर आयोग 1882। 1986। लॉर्ड हेस्टिंग एंग्लो नेपाल युद्ध और सगौली की संधि 1816। तीसरा मराठा युद्ध और मराठा संघ का विघटन 1817-19। रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना 1820। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 और लाहौर की संधि 1846। कन्या भ्रूण हत्या के उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार। लॉर्ड लिट्टन 1876 से 1880। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। शस्त्र अधिनियम 1878। दूसरा अफगान युद्ध 1878 और 80। महारानी विक्टोरिया ने केसरे हिंद या भारत की महारानी की उपाधि धारण की। उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 अंकों के यूनिकोड की प्रणाली
शुरू की। इसका क्या उपयोग है? भूमि विवादों की जांच, काले धन शोधन की जांच, छात्रवृत्ति प्रदान, भूमि विवादों की जांच। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार की भूमि जोतों को चिन्हित करने के लिए एक अद्वितीय 16 अंकीय यूनिकोड जारी करने की एक प्रणाली शुरू की। उत्तर प्रदेश कौन सा जिला कालीन निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर। यह भारत का उत्तर प्रदेश राज्य में है। यह एक जिले में स्थित एक शहर है। यह जिला मुख्यालय भी है। यह अपने कालीनों और पीतल के बर्तनों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गाजियाबाद। यह उत्तर प्रदेश का एक औद्योगिक जिला है जिसका उपयोग मुख्य रूप से रेल वैगन, सैन्य सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कांच के बने बर्तन पदार्थ और बर्तन आदि के निर्माण में किया जाता है। जौनपुर। यह उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। इसके प्रमुख पर्यटन स्थलों में अटाला मस्जिद, जामी मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद जैसे स्थान शामिल हैं। गोमती और शाही यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। झांसी। यह शहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मनरेगा योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किस अनुपात में राशि का आवंटन होता है? 90-10। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 अक्टूबर सन 2009 को कानून द्वारा अधिनियमित भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। आंध्र प्रदेश राज्य में पहली बार 2 फरवरी सन 2006 को नरेगा योजना के तहत काम शुरू किया गया था। इस अधिनियम को पहली बार वर्ष 1991 में पीवी नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस योजना में केंद्र और राज्य अनुदान का 90 और 10 है। मनरेगा योजना के तहत 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है। मनरेगा के तहत काम घर से 5 किलोमीटर के दायरे में दिया जाता है। इस योजना के तहत किए गए कार्यों का भुगतान सीधे बैंक खाते में जमा किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में अनुमति लेने के बाद नकद भुगतान की भी व्यवस्था की जाती है। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? भिंडी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था के वैज्ञानिक ने भिंडी की एक नई किस्म काशी लालिमा विकसित की। IIVR वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस भिंडी की सबसे खास बात यह है कि यह हरे रंग की जगह लाल रंग की होती है, इसलिए इसे काशी लालिमा कहा जाता है। यह भिंडी एंटीऑक्सीडेंट, आयरन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती है। हरी भिंडी में क्लोरोफिल होता है जबकि लाल भिंडी में एंथोसायनिन होता है, जो खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वर्णक होते हैं जो लाल, बैंगनी और नीले पादपों को उसका समृद्ध रंग देते हैं। विशेष रूप से झुग्गी निवासियों के लिए पहली योजना कौन थी? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना झुग्गी निवासियों के लिए आवास इकाइयों के निर्माण और उन्नयन के लिए शुरू की गई थी। यह पहली योजना थी जो विशेष रूप से झुग्गी निवासियों के लिए थी। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत 2 दिसंबर सन 2001 को की गई थी। इसे भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, इसे हैदराबाद में शुरू किया गया था। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि का हिस्सेदारी 50-50 है। इसे सन 2005 में एकीकृत आवास और स्लम विकास कल्याण कार्यक्रम में शामिल किया गया। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 शुरू की गई। स्वरोजगार उपक्रम स्थापित करने या मजदूरी रोजगार के प्रावधान के माध्यम से शहरी बेरोजगारों और बेरोजगारों को लाभकारी रोजगार प्रदान करना। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि हिस्सेदारी 75 और 25 है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी
रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना है। इसे सन 2001 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में गठित करने का एक कार्यक्रम है। इसे सन 2011 में शुरू किया गया था। खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना के तहत उत्तर प्रदेश में न्यूनतम कितनी राशि, यदि 5 एकड़ से अधिक हो, की सहायता दी जाती है? 50,000। खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना, यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य उन किसानों की मदद करना जो आग से फसलों के नुकसान से पीड़ित हैं। इस योजना के तहत उन सभी किसानों को उनकी फसल के नुकसान के मुआवजे के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका संचालन मंडी परिषद द्वारा मंडी समितियों के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के तहत 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ तक के नुकसान की स्थिति में किसानों को अधिकतम 30,000 रुपये। इस योजना के तहत 1 हेक्टेयर से 2.5 हेक्टेयर तक के नुकसान की स्थिति में किसानों को अधिकतम 30,000 रुपये मुआवजा दिया जाता है। वहीं अधिकतम 5 एकड़ तक 40,000 रुपये, 5 एकड़ से अधिक होने पर 50,000 रुपये वास्तविक आकलन के अनुसार मुआवजा दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वानिकी का प्रकार नहीं है? ग्रामीण वानिकी, जल वानिकी, शहरी वानिकी, फार्म वानिकी। जल वानिकी। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। कौन कौन? शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी, कृषि वानिकी। सामाजिक वानिकी, इसका मतलब है खाली जगहों पर फलदार पेड़ लगाना, जिससे पर्यावरण की रक्षा होगी और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार भी बढ़ेगा। सामाजिक वानिकी शब्द 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम को संदर्भित करने के लिए पेश किया गया था, जो ईंधन, चारे की लकड़ी और लघु वन उत्पादों की आपूर्ति करता है। गरीबों के नाम से शुरू हुआ यह कार्यक्रम आसपास रहने वाले लोगों के लिए इसे लागू करना था। ग्रामीण वानिकी, इसमें कृषि वानिकी के अंतर्गत फसलों के अनुसार तीर में एक निश्चित दूरी पर बहुउपयोगी वृक्षारोपण की परिकल्पना की गई। और फार्म वानिकी, खेतों में वानिकी किसानों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है और अपने खेतों में पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शहरी वानिकी, जंगल, सड़क के पेड़, पार्कों और बागीचों में पेड़ और प्रत्यक्त कोनों में पेड़ सभी शहरी जंगलों का हिस्सा है, जिन्हें नेटवर्क या सिस्टम के रूप में जाना जाता है। इसमें सभी वुडलैंड्स, पेड़ों के समूह, शहरी और पेरी शहरी क्षेत्रों में स्थित अलग अलग पेड़ शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस फसल प्रणाली में एक साथ 2 या अधिक पौधों का रोपण शामिल है? मिश्रित फसल। मिश्रित फसल को अंतर फसल, पॉलीकल्चर या सह-खेती के रूप में भी जाना जाता है। यह एक प्रकार की फसल प्रणाली है जिसमें एक ही खेत में एक साथ 2 या अधिक पौधों का रोपण शामिल है। मिश्रित फसल की कृषि प्रथा मोनोकल्चर खेती की तुलना में अधिक पैदावार प्रदान करती है और जैव विविधता के विकास में भी सहायता करती है। मक्का, बीन्स और कुकुर बीट्स मिश्रित फसल के क्लासिक उदाहरणों से एक हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी? सन 2001 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना भारत SGRY भारत सरकार द्वारा सन 2001 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करना है। इस योजना का विकास रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रावधान को मिलाकर किया गया। इस योजना का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत किया है। सामाजिक आर्थिक जाति गणना SECC सन 2011 के अनुसार भारत में कितने % घर ग्रामीण है?
73.4। सीईसीसी सन 2011 के अनुसार भारत में घरों की संख्या 24.4 करोड़, 17.9 करोड़, 73.41% ग्रामीण है, 6.5 करोड़, 26.6% शहरी है। 3 में से 1 ग्रामीण परिवार भूमिहीन है, कोई कृषि भूमि नहीं है। 90% परिवारों के पास वेतनभोगी नौकरियां नहीं है। ग्रामीण गरीबी स्तर 25.7% है। ट्रांसजेंडर आबादी का प्रतिशत 0.1% है। कम से कम एक स्नातक 3.4% के साथ परिवारों की संख्या। सबसे अधिक स्नातक वाले राज्य दिल्ली है। पंचायती राज का आयोजन किस स्तर पर किया गया? गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर। पंचायती राज शहरी और उपनगरीय नगर पालिकाओं के विपरीत ग्रामीण भारत में गांवों के स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। इसमें पंचायती राज संस्थाएं शामिल हैं जिसके माध्यम से गांवों की स्वशासन का एहसास होता है। उन्हें आर्थिक विकास, सामाजिक अन्याय को मजबूत करने और 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध उन 19 विषयों सहित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन का काम सौंपा गया है। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित संविधान का खंड है। यह निर्धारित करता है कि 2 मिलियन से अधिक निवासियों वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तर हैं: जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। राष्ट्रीय पोषण नीति आयोग द्वारा प्रकाशित की गई राष्ट्रीय पोषण नीति NNS को सन 2017 में नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया है। कुपोषण मुक्त भारत के दृश्य सन 2022 में कुपोषण से मुक्त जीवन चक्र के साथ उसे लॉन्च किया गया है। इसे निम्नलिखित रूप से विस्तार में बताया गया है: स्वास्थ्य आशा से पोषित बच्चे, उनकी वृद्धि और विकास क्षमता, सक्रिय शिक्षण क्षमता और वयस्क उत्पादकता का एहसास, अपनी सामाजिक और आर्थिक विकास क्षमता को साकार करने वाली स्वास्थ्य आशा से पोषित महिलाएं, सुरक्षात्मक और पोषण, लिंग संवेदनशील और समावेशी सामुदायिक पर्यावरण में जो वर्तमान और भविष्य में मानव और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा। निम्नलिखित में कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? तरबूज, कद्दू, खीरा। सरसों नहीं है। खरीफ की फसलें। खरीफ फसलों को मानसून फसलों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वे मानसून के मौसम में खेती की जाती है। ये फसलें बारिश के मौसम की शुरुआत में बोई जाती हैं। चावल, मक्का, बाजरा, रागी, शरबत, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि सभी खरीफ प्रकार की फसलें हैं। जायद का मौसम खरीफ और रबी के मौसम के बीच का एक छोटा मौसम होता है। इस मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को जायद फसलों के रूप में जाना जाता है। कद्दू, ककड़ी, तरबूज, करेला आदि सभी जायद फसलों के प्रकार हैं। रबी फसलें ये वे फसलें हैं जिन्हें मानसून के मौसम के अंत में या सर्दियों के मौसम की शुरुआत में बोया जाता है। इन फसलों को सर्दियों की फसलों के रूप में जाना जाता है। गेहूँ, सरसों, दालें, जौ आदि सभी रबी प्रकार की फसलें हैं। निम्नलिखित में कौन सी सिंचाई विधि रेतीली मिट्टी के लिए उपयोगी है? इनमें कौन सी सिंचाई रेतीली मिट्टी के लिए उपयोगी है? घाटी की सिंचाई की छिड़काव प्रणाली, नहर की सिंचाई और फरारी की सिंचाई। सिंचाई की छिड़काव प्रणाली एक पंप की सहायता से उच्च दाब वाले पानी के अनुप्रयोग को सक्षम करती है। इन पाइपों में लगे एक छोटे व्यास के नोजल के माध्यम से वर्षा जैसा पानी छोड़ता है। पानी एक पाइप प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाता है। हवा में छिड़काव और निर्वहन शक्ति की एक विस्तृत श्रृंखला के कारण अधिकांश मिट्टी के प्रकारों में संचित होता है। इस प्रणाली के कुछ लाभ हैं: पानी के कनेक्शन चैनलों को खत्म कर देता है जिससे
कन्वेंस के नुकसान को कम किया जा सकता है। भारी मिट्टी को छोड़कर सभी प्रकार की मिट्टी के लिए प्रयुक्त 30% से 50% तक पानी की बचत। सिंचाई के लिए उपयुक्त जहाँ प्रति इकाई क्षेत्र की जनसंख्या बहुत अधिक है। रेतीली मिट्टी की सिंचाई में प्रयुक्त किए जाने वाले समय और सिंचाई के पानी की मात्रा के प्रति संवेदनशीलता का उच्च ध्यान शामिल है। बहुत अधिक पानी का उपयोग पंपिंग लागत को बढ़ाने, पानी की गुणवत्ता को कम करने और नियत क्षेत्र के निचले और भूजल में प्रदूषक रिसाव के लिए जोखिम को बढ़ाने के लिए किया जाता है। पौधे के तनाव के अस्पष्ट होने तक सिंचाई में देरी करने से आर्थिक उपज का नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सी जनजाति माघी उत्सव मनाती है? थारू। थारू जनजाति माघी त्यौहार मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में इसकी सबसे अधिक आबादी है। ये मुख्यतः नेपाल और भारत के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से महाराजगंज, पीलीभीत, गोंडा, बलरामपुर, गोरखपुर और बहराइच जिले में पाए जाते हैं। ये हिंदू धर्म को मानते हैं। ये बदला विवाह प्रथा का पालन करते हैं। इन जनजाति में दिवाली दुख के दिन के रूप में मनाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति माघी उत्सव मनाती है? थारू। उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा है? उर्दू। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसार भाषा अधिनियम 1951 उत्तर प्रदेश की आधिकारिक हिंदी भाषा है। इस अधिनियम में 1989 में संशोधन किया गया, जिसके बाद उर्दू को भी उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा बन गई। यानी उत्तर प्रदेश की दो आधिकारिक भाषाएं हिंदी और उर्दू हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी, उर्दू, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड और अंग्रेजी है। राजभाषाएं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। इस सूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मूल रूप से इसमें 14 भाषाओं को संविधान में रखा गया था, बाद में 8 और भाषाओं को जोड़ा गया। राजस्थान राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित की गई हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य 31 सदस्यों का चुनाव करता है और वे अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश के राज्य विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पार्टी को आवंटित सीटों की संख्या नामांकन के दौरान पार्टी के पास सीटों की संख्या से निर्धारित होती है और पार्टी एक सदस्य को वोट देने के लिए नामित करती है। राज्य विधानसभा के भीतर चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ एकल संसदीय मत का उपयोग करके होता है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में 31 सीटें आवंटित की जाती हैं। निम्नलिखित में कौन सी योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है? मिशन अंत्योदय योजना, युवा रोजगार योजना, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, अभ्युदय योजना। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, इस योजना के तहत जो युवा रोजगार के सिलसिले में एक गांव से दूसरे शहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन युवाओं को बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना से जोड़ा जाएगा। उन्हें प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इस योजना के तहत इन युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय चलाने के लिए 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का ऋण भी दिया जाएगा। मिशन अंत्योदय योजना। मिशन अंत्योदय योजना, इस योजना के तहत यूपी के सभी गांवों का सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वे के बाद गांव की ज़रूरत के हिसाब से विकास योजना तैयार की जाएगी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के जीवन और परिवर्तन और आजीविका उन्नयन के लिए एक मॉडल ढांचा है। यूपी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, इस योजना का मुख्य सन 2021 इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से जो छात्र कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण परीक्षा के लिए कोचिंग लेने में असमर्थ है, उन्हें मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। सबरी संकल्प अभियान शुरू करने में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में शुरू की गई है? सबरी संकल्प अभियान 29 जिलों में।
उत्तर प्रदेश में कुपोषण को मिटाने के लिए सबरी संकल्प अभियान शुरू किया गया है। यह योजना शुरू में उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में शुरू की गई थी। 29 जिलों में 73,793 आंगनवाड़ी केंद्र बनाए गए, जिसके तहत 70,912 महिलाओं को इस योजना का सीधा लाभ लेने के लिए चिन्हित किया गया। इस योजना के तहत राशि का सीधा हस्तांतरण लाभार्थी के खाते में होता है। उत्तर प्रदेश के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना, राज्य पक्षी सारस क्रेन, कुल जिले 75, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट सन 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत है 1.6%। उत्तर प्रदेश राज्य के कृषि योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत 1.6% है। कृषि योग्य बंजर भूमि में खेती के लिए उपलब्ध भूमि शामिल होती है, या तो ली जाती है या कटाई के लिए सिर्फ एक बार नहीं ली जाती है, लेकिन पहले 5 वर्षों में क्रम से अधिक काटा नहीं जाता है, जिसमें चालू वर्ष भी शामिल है। ऐसे भूमि या तो परती हो सकती है या झाड़ियों और जंगलों से भरी हो सकती है, जिनका उपयोग बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। वे उपलब्ध या अनुपलब्ध हो सकते हैं और खेती की गई संपत्तियों के अंदर या अलग अलग वर्गों में मौजूद हो सकते हैं। अनुपजाऊ बंजर भूमि एक ऐसी भूमि है जिस पर उन्नत तकनीकी के उपयोग से भी खेती नहीं की जा सकती है। इसमें चट्टानी इलाके, रेगिस्तान आदि शामिल है। कृषि योग्य बंजर भूमि में बंजर भूमि वो भूमि है जो 5 वर्षों से अधिक समय तक बिना खेती के छोड़ दी गई है और उन्हें पुनर्ग्रहण गतिविधियों द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है। आयुष्मान भारत योजना वर्ष सन 2018 में शुरू की गई थी झारखंड से। आयुष्मान भारत योजना, भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना एक राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कोष है, जिसका उद्देश्य कम आय वाले भारतीयों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान करना। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर सन 2018 को रांची झारखंड में शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा (UHC) के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति सन 2017 द्वारा अनुशंसित के रूप में लॉन्च किया गया था। इस योजना को 26 दिसंबर सन 2020 तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक बढ़ा दिया गया था। यह दुनिया में सरकार द्वारा प्रायोजित सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का दूसरा घटक है। इस योजना में प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का परिभाषित लाभ सुरक्षा है। सार्वजनिक और निजी दोनों सुविधाओं में लाभ उपलब्ध है, जिन्हें सूचीबद्ध किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) को वर्ष सन 2019 में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले से आरंभ किया गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत अब वर्ष सन 2019 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की गई थी। यह योजना औपचारिक रूप से 24 फरवरी सन 2019 को शुरू की गई थी। यह योजना 1 दिसंबर सन 2018 से लागू हुई थी। 24 फरवरी सन 2019 शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके तहत सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष $6,084 तक मिलेगा और इस योजना की लागत 75,000 करोड़ प्रति वर्ष है। 11 बिलियन 6,000 का भुगतान हर साल 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसंख्या 19,98,12,341। पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950। कुल मंडल 18। उत्तराखंड को बनाया गया 9 नवंबर सन 2000 को। निम्नलिखित में कौन सा मनरेगा का उद्देश्य नहीं है? यह
वित्तीय वर्ष में कुशल श्रमिकों को 100 दिन तक रोजगार प्रदान करता है। सही है। उत्पादक संपत्तियों का निर्माण करना, आजीविका सुरक्षा बढ़ाना, महिलाओं के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना। सॉरी, एक वित्तीय वर्ष में कुशल श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार प्रदान कर, ये गलत है, अकुशल होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को सन 2000 में पारित किया गया था। अधिनियम काम करने का अधिकार की गारंटी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। यह 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा मंदी के मौसम, बुनियादी ढांचे के विकास का खाद्य सुरक्षा के दौरान ग्रामीण कृषि मजदूरों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के लिए प्रस्तावित किया था। तब इसे रोजगार आश्वासन योजना कहा जाता था, जिन्हें सन 2005 में फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में इसके विलयन के बाद इसे मनरेगा कहा जाता है। आधुनिक का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के बेशक अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के बेशक सदस्य को अप्रशिक्षण वाले हस्तकार करने के लिए वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी वाला रोजगार प्रदान करना, रोजगार के अवसर प्रदान करने के माध्यम से ग्रामीण भारत में रहने वाले सबसे कमजोर लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, बेहतर जल सुरक्षा, मिट्टी संरक्षण, उच्च भूमि उत्पादकता के लिए उत्पादक संपत्तियों जैसे तालाबों, कुआं, सड़क, नहर आदि के निर्माण के माध्यम से गरीबों के लिए आजीविका की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ग्रामीण भारत में सूखा जनित अप्रवेश्यता और बाढ़ प्रबंधन को मजबूत करना, अधिकार आधारित कानून की प्रक्रियाओं के माध्यम से अधिकारहीन समुदायों, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के सशक्तिकरण में सहायता प्रदान करना, विभिन्न गरीबी को रोकने के अभिसरण और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के माध्यम से विकेंद्रित भागीदारी योजना को मजबूत करना, पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए जमीनी जड़ों पर लोकतंत्र को गहरा करना, शासन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रभावित करना, आर्थिक सुरक्षा बढ़ाना, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों का पलायन कम करना, भूमापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की अवस्था में निशानी के रूप में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? सुआ। क्या कहलाता है? सुआ। मध्य पूर्व और दक्षिण पश्चिम एशिया में जरीब का एक प्रथागत भूमि मापन इकाई है। भूमि की माप के दौरान एक जरीब की लंबाई के पूरा होने के अस्थायी संकेत के रूप में सुआ का प्रयोग किया जाता है। यह 1 एकड़ या हेक्टेयर के समान क्षेत्र की एक इकाई है जिसका उपयोग भूमि जोत को मापने के लिए किया जाता है। जरीब माप की अधिकांश पारंपरिक इकाइयों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत भिन्न होता है। क्षेत्र के लिए एसआई व्युत्पन्न इकाई वर्ग मीटर एक जरीब बराबर 0.2 हेक्टेयर। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का संबंध किससे है? भूमि सुधार से। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम भूमि सुधार से संबंधित, इसे भारत सरकार द्वारा सन 2008 में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को भूमि अभिलेख प्रशासन को आधुनिक बनाने, भूमि संपत्ति विवादों को दायरों को कम करने, भूमि अभिलेख रखरखाव प्रणाली में पारदर्शिता में सुधार करने और अचल संपत्तियों के लिए गारंटीकृत निर्णायक किताब के लिए देश के अंतिम संक्रमण को आसान बनाने के लिए बनाया गया था। भूमि अभिलेखों को संभालने के लिए एकल गवाक्ष राष्ट्रीय भूमि अभिलेख
आधुनिकीकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। यह परियोजना प्रत्येक राज्य में एक आधुनिक, व्यापक और पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली प्रदान करेगी। हरियाणा एक ऐसा राज्य का उदाहरण है जिसने राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को अपनाने के लिए उपग्रह की जानकारी का उपयोग किया। तहसीलदार का प्रमुख कार्य क्या है? ऋण वितरण, जनगणना तथा राशन वितरण, भू राजस्व प्रशासन का संचालन। उपरोक्त सभी भू राजस्व प्रशासन का संचालन। एक तहसीलदार एक कर अधिकारी होता है जिसके साथ राजस्व निरीक्षक होते हैं। तहसीलदार एक तहसील से भू राजस्व पर कर एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। भू राजस्व प्रशासन का संचालन तहसीलदार का मुख्य कार्य है। एक तहसीलदार को अक्सर तहसील के कार्यकारी दंडाधिकारी के रूप में जाना जाता है। नायब तहसीलदार एक तहसीलदार का तत्काल अधीनस्थ होता है। तहसीलदार शब्द मुगल मूल का माना जाता है। यह पटवारी के काम की निगरानी भी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सही रिकॉर्ड रखा जाए और भू राजस्व एकत्रित किया जाए। राजस्व रिकॉर्ड और फसल के आंकड़े भी तहसीलदार और नायब तहसीलदार द्वारा बनाए रखा गया है। उत्तर प्रदेश किस जिले में मलमल पर छपाई का कार्य गुणवत्तापूर्वक रूप से किया जा रहा है? मथुरा। मलमल एक सादा बुना हुआ सूती कपड़ा है जो विभिन्न प्रकार के वजन में आता है, कोमल सीरस से लेकर मोटे चादर तक। मलमल का निर्माण सबसे पहले इराक के मोसूल में हुआ था। मसलीम मलमल का नाम मोसूल शहर के नाम पर पड़ा। बंगाल का ढाका 17वीं-18वीं सदी में बेहतरीन मलमल बनाने के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले से मलमल पर गुणवत्तापूर्वक छपाई का कार्य होता है। मथुरा जिला यमुना नदी के किनारे स्थित। मथुरा शहर का उल्लेख प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण में मिला है। रसिया एक परंपरा और जो मथुरा की संस्कृति में गहराई से निहित है। मथुरा हिंदुओं के 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक है। लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी अवध के नवाबों के साथ शुरू हुई एक पारंपरिक महिलाओं की पोशाक घर रश लखनऊ में प्रसिद्ध है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा जिला और भदोही जिला उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो गंगा नदी के मैदान पर स्थित है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? तमिलनाडु में। मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू की गई थी। आज देश भर में पुनः पेश की जा रही मध्याह्न भोजन योजना के पीछे मदुरै का शताब्दी पुराना सौराष्ट्र बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल और पौष्टिक भोजन की विरासत है। इसे मुख्यमंत्री के कामराज के नेतृत्व में पेश किया गया था। यह कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में छात्रों को मुफ्त में पका हुआ दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य स्कूल नामांकन और परिचालन को बढ़ाना, कुपोषण, सामाजिक और सशक्तिकरण, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को दूर करना और बच्चों को भूख से बचाना था। मध्याह्न भोजन का शुभारंभ प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव द्वारा शुरू किया गया था। सन 2002 तक इसे भारत के सभी राज्यों में लागू कर दिया गया। सितंबर 2021 में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया। मरुस्थल विकास कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी? याद रखिएगा, केंद्र सरकार। यह राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों पर शुरू किया गया था। मरुस्थल विकास कार्यक्रम DDP 1970-78 में शुरू किया गया था। कार्यक्रम के उद्देश्य सूखे से प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने के लिए चिन्हित मरुस्थलीय क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार का कायाकल्प। इस योजना के तहत 1994-95 तक 77-78
95 तक 5 राज्यों 21 जिलों के 131 खंडों को लागू किया गया था। हनुमंतराव समिति की सिफारिश के तहत 32 नए खंड शामिल हैं। 64 खंड डीपीएपी से डीपीपी के हस्तांतरण किए गए। जिलों और खंड के समावेश पुनर्संगठन के साथ कार्यक्रम अब 7 राज्यों के 40 जिलों के 235 खंडों में शामिल हो गया है। यह कार्यक्रम अब इसके तहत लगभग 4.57 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आवरण करता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। पंचायती योजना भारत अर्थव्यवस्था 1947 से आर्थिक नियोजन की अवधारणा पर केंद्रित है। इसे वास्तव में पंचवर्षीय योजना के माध्यम से लागू किया गया है, जो योजना आयोग द्वारा नियोजित, निष्पादित, विकसित और निगरानी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1951 में संसद में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। यह योजना एक बंद अर्थव्यवस्था के विचार को बढ़ावा देता है और लागू करती है, जो आत्मनिर्भर थी और जिसका आविष्कार प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने किया था। तत्कालिक संबंधित सुविधाओं के साथ योजना के विभिन्न 5 वर्षों को दर्शाता है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से सन 2002। लक्षित विकास 6.5, वास्तविक 5.4। सामाजिक अन्याय और समानता के संदर्भ में विकास पर ध्यान केंद्रित। यह निजी क्षेत्र पर निर्भर करता है। भारत में पहली बार एफडीआई निवेश के लिए की सोच। कृषि और ग्रामीण को प्राथमिकता। विकास के साथ साथ शिक्षा स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा। 10वीं पंचवर्षीय योजना सन 2002 से सन 2007। लक्ष्य विकसित 8%, वास्तविक 7.4%। अन्य योजनाओं के बीच उच्चतम विकास दर 8%। साक्षरता, लिंग अंतर में कमी और मजदूरी दर में सुधार। साक्षरता और कृषि, पीने योग्य पानी तक पहुंच। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना सन 2007 से सन 2012। लक्ष्य वृद्धि 9%, वास्तविक विकास 8%। अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास गरीब को कम करता है। रोजगार के अवसर पैदा करना, गरीबों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच, पर्यावरणीय स्थिरता। 12वीं पंचवर्षीय योजना सन 2012 से 17। लक्ष्य वृद्धि दर 6.2%, वास्तविक लक्ष्य 5%। वास्तविक विकास पिछली योजना की तुलना में आर्थिक मंदी तेज, अस्थायी गरीबी में कमी के माध्यम से, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण के माध्यम से मानव पूंजी का विकास, सड़कों और परिवहन में विकास। निम्नलिखित किस समिति आयोग ने अन्याय पंचायतों के निर्माण की सिफारिश की है? दिसंबर 1970 में भारत सरकार ने पंचायती राज के लिए एक संरचना की सिफारिश करने के लिए अशोक मेहता समिति की नियुक्ति। अशोक मेहता समिति ने अन्यायिक पंचायतों के निर्माण की सिफारिश की। इस समिति ने सुझाव दिया कि पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था को द्विस्तरीय व्यवस्था में प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। अन्याय पंचायत प्रणाली की अन्यायिक शाखा है। वे स्थानीय स्तर पर अन्याय देने के लिए बनाए गए हैं। यह निम्नलिखित की ओर जाता है। अन्याय तक लोगों की आसान पहुंच, लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकेंद्रीकरण, सस्ती न्यायिक व्यवस्था, सिविल कोर्ट आदि में मामलों में कमी। अन्याय पंचायतों की स्थापना। मुखिया, सरपंच और कुछ पंच। प्रत्येक सदस्य साक्षर होना चाहिए और उसकी आयु
कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। नियुक्ति नामांकन और चुनाव पर आधारित है। न्याय पंचायतों का अधिकार क्षेत्र, इसके पास दीवानी और आपराधिक दोनों क्षेत्रों में न्यायिक कार्य हैं। यह मामले अपराधों से निपट सकता है और एक आरोपी को जुर्माना भरने के लिए दंडित कर सकता है। नागरिक मामलों में पंचायत के पास पैसे और सामान आदि के मामलों में अधिकार क्षेत्र हैं। कृषि भारती पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? नरेंद्र देव कृषि और औद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद, सरदार वल्लभ भाई कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, सीएसए कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, सीएसए कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। किसान हेल्पलाइन कृषि भारती नामक एक बहुत ही जानकारीपूर्ण कृषि पुस्तिका है। कृषि भारती यह पत्रिका सीएसए कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के रज्जू गुर्जर द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तिका में माध्यम से किसान न केवल खेती के बारे में बल्कि इसके अलावा उन्हें खेती की और भी कई नई तकनीकें, नए उपकरण, खेती के नए तरीके, अनोखे कृषि समाधान कृषि की और अधिक लाभदायक बनाने के गुर मिलते हैं और भी बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सभी किसान भाइयों के लिए उपाय और समस्या समाधान। किसान हेल्पलाइन एक महीने या साल के लिए बहुत कम कीमत पर यानी मासिक या वार्षिक आधार पर कृषि पुस्तिका उपलब्ध कराती है। किसान हेल्पलाइन सभी किसान भाइयों के लिए उपलब्ध है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्ष्य क्या है? जनता की भागीदारी, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता प्रदान करना, स्थानीय लोगों द्वारा भूमि पर एकत्रित कृषि क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास को रोकथाम। जनता की भागीदारी 1952 में भारत सरकार ने भारत में सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी आरंभ किया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ज़्यादातर ग्रामीण समुदायों से संबंधित था। व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षण सामाजिक कार्यकर्ता मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में कार्य करते थे। वे पर्याप्त कृषि उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं और संचार, ग्रामीण स्वास्थ्य और ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर रहे हैं और समग्र सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से गांव के समाज आर्थिक जीवन को बढ़ावा दे रहे हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा लाई गई सबसे बड़ी ग्रामीण पुनर्समायोजन योजना। जन भागीदारी सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की मुख्य विशेषता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को बनाने और क्रियान्वित करने के लिए लोगों की भागीदारी पर आधारित होते हैं। इसे नई संख्या में स्थानीय संस्थाओं और स्वैच्छिक समूहों के निर्माण, उपयोग, समूह कार्य प्रथाओं के अनुप्रयोग, स्थानीय नेतृत्व का विकास और स्थानीय प्रशासन का निर्माण शामिल है जो नौकरशाही के बजाय विकास उन्मुख है। राज्य 3765 यानी 3765 फसल का एक किस्म है। गेहूँ रबी मौसम में उगाई जाने वाली मुख्य अनाजों की फसल। गेहूँ की उपज बढ़ाने के लिए निम्नलिखित किस्मों का उपयोग किया जाता है। पहला, राज 3077, राज 3765, WUH 147, PBW 373, राज 4037, राज 1482 आदि। गेहूं से बनने वाली हाइब्रिड जिसे राज 3765 कहा जाता है, राजस्थान के अत्यधिक गर्म गेहूं के मैदानों के लिए सामान्य किस्म है। मक्का, यह खरीफ मौसम की फसल है।
मोटे अनाज की श्रेणियों में आती है। इसे मकई के रूप में भी खाया जाता है। यह भारत के अधिकांश मैदानी इलाकों में लेकर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सफलतापूर्वक उगाया जाता है। सरसों एक द्विबीजपत्री एक वर्षीय शाकीय पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम ब्रैसिका कंप्रेस है। आमतौर पर इसे दिसंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। चना, यह एक प्रमुख दलहनी फसल है। उत्तर प्रदेश में थर्मल पावर स्टेशनों में से किसको कासिमपुर पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? हरदुआ आगस थर्मल पावर, अनपरा थर्मल पावर, ओबरा थर्मल पावर, परीक्षा थर्मल पावर। हरदुआ आगम थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश हरदुआ आगंज थर्मल पावर स्टेशन को कासिमपुर बिजली घर के रूप में जाना जाता है। इसे 1928 में 220 एमडब्ल्यू की स्थापित क्षमता के साथ स्थापित किया गया था। यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के हरिदूगंज में स्थित है। यह अलीगढ़ जिले में स्थापित नया विद्युत केंद्र है। पावर प्लांट का स्वामित्व और संचालन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्थान निगम द्वारा किया जाता है। सोवियत संघ की मदद से वर्ष 1963 और 68 में नए थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की गई थी।